हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे डिमांड किया था कि सर 11th का भी इंग्लिश का थोड़ा बहुत जो चैप्टर की समरीज़ हैं उसको डालने का मतलब कोशिश कीजिए सर। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक 11th हॉर्नबिल जो बुक है, द मेन कोर बुक of English. The first chapter of that book is The Portrait of a Lady and written by the खुशवंत सिंह। इस चैप्टर के समरी और प्लस इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। एंड आई होप दैट यू विल जस्ट लाइक माय वीडियो, सो प्लीज़ शेयर एंड also if you can subscribe it. Okay, so let's begin the chapter with the introduction of the author Khushwant Singh. So, about the author, Khushwant Singh was born on 2nd February 1950 and the last day of his life was 20 March 2014. Was an Indian novelist, lawyer, journalist and a politician also. सबसे बड़ी बात थी ना कि वो अपनी राय को बेबाकी से रखते थे। चूँकि वो लॉयर भी थे तो हर चीज़ पर उनका जो दृष्टिकोण था वो अलग होता था और काफ़ी कड़वे वर्ड्स का भी इस्तेमाल वो किया करते थे अपनी भाषा में। बॉर्न एंड रेज्ड इन हड़ाली, पंजाब जो कि अभी पाकिस्तान में है। ही स्टडीड लॉ एट सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली एंड किंग्स कॉलेज लंदन। आफ्टर वर्किंग अ लॉयर इन लाहौर कोर्ट फॉर 8 years, 8 सालों तक लाहौर कोर्ट में एज अ लॉयर काम करने के बाद ही ज्वाइन द इंडियन फॉरेन सर्विस अपॉन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर इन 1947। भारत के आज़ाद होने के बाद उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ही वॉज अपॉइंटेड जर्नलिस्ट इन द ऑल इंडिया रेडियो इन 1951। 1951 में एज अ जर्नलिस्ट, पत्रकार के तौर पे वो ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े एंड देन मूव टू डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशंस ऑफ यूनेस्को एट पेरिस इन 1956। खुशवंत सिंह वॉज डेकोरेटेड विद द पद्म भूषण इन 1974। 1974 में उनको पद्म भूषण से उनको अवार्ड दिया गया, बट ही रिटर्न द अवार्ड इन 1984 इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑपरेशन ब्लू स्टार इन विच द इंडियन आर्मी रेडेड अमृतसर। एक्चुअली इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी के समय में हुआ, जिसमें अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है ना, गोल्डन टेम्पल, उसमें पहली बार भारतीय सेना जो थी उसने रेड किया। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इससे पहले मतलब कि इससे दुखी होकर के उन्होंने अपने इस पद्म भूषण अवार्ड को लौटा दिया। इन 2007 ही वॉज अवार्डेड पद्म विभूषण, द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। यानी 2007 में उनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया, जो भारत का सबसे दूसरा बड़ा पुरस्कार है, किसी भी सिविलियन को नागरिक पुरस्कार है आफ्टर भारत रत्ना। ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर नाउ। Summary of the chapter. You will definitely understand this chapter very well. So in this story author draws a pen portrait. Understood? Portrait का अर्थ क्या होता है? फुल फिगर बना हुआ एक आपके घर में अगर कोई फ़ोटो हो, जैसे आपने बहुत सारे महापुरुषों का फ़ोटो देखा होगा, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, जिनका पोर्ट्रेट यानी पाँव से लेकर के सर तक का एक बहुत बड़ा जो पेंटिंग होता है जिसको घर में हम लटकाते हैं उसे ही पोर्ट्रेट कहते हैं स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने अपनी दादी का पोर्ट्रेट यानी अपनी भाषा के द्वारा, इसीलिए लिखा हुआ है बाय द पेन, मतलब एक पेन के द्वारा उन्होंने ड्रॉ करने का कोशिश किया है। ही ब्यूटीफुली unfolds the relationship with her with describing the appearance and daily activities। यानी अपनी भाषा के द्वारा अपनी दादी के साथ अपने संबंधों को वो क्या करते हैं, उजागर करते हैं, किस तरह से उनका रिलेशनशिप था अपनी दादी के साथ और उनके एक्टिविटीज़ क्या थे। ओके, सो अपीयरेंस ऑफ ग्रैंड मदर। So the author recalls his grandmother as a very old lady with a wrinkled face, जिनके चेहरे पे झुर्रियाँ थीं। यानी जो लेखक हैं वो अपनी दादी माँ को बहुत ही बूढ़ी औरत के रूप में देखते हैं, जो जिनके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं। She appeared so old, वो इतनी बूढ़ी है that it was hard for him to believe that she had once been young and प्रेटी। यानी वो आज इतनी बूढ़ी है कि उनको विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि लोग जब बताते हैं
कि उनकी दादी भी कभी काफ़ी यंग और सुंदर हुआ करती थी। सो इट इज़ हार्ड टू बिलीव फॉर द ऑथर के लिए विश्वास करना मुश्किल है। सी वॉज शॉर्ट, वो थोड़ी छोटी थी, फैट मोटी थी, एंड लिटिल एस्टूप, थोड़ा झुकी हुई भी रहती थी इन अपीयरेंस। द ऑथर रिमेंबर्स हर मूविंग अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, यानी वो अपनी दादी को याद करते हैं कि कैसे वो अपने घर में घूमा करती थी। काउंटिंग द बीट्स ऑफ द रोजेरी, यानी जो उनका माला था उसके जो बीट्स थे उसको वो गिना करती थी। विथ हर लिप्स मूव्ड कॉन्स्टेंटली, यानी वो अपने उनके होठ हमेशा हिलते रहते थे, बट इनऑडिबल वॉइस में था, कोई सुन नहीं सकता था, और हमेशा ऐसा लगता था सी वाज चांटिंग द प्रेयर्स, वो हमेशा प्रार्थना करती रहती थी। सी वॉज नॉट प्रेटी इन द ट्रेडिशनल सेंस, जो पारंपरिक जो तौर तरीके थे उसके अनुसार तो प्रेटी नहीं थी। येट हर सेरेनिटी, उनकी जो शांति थी, मेड हर ब्यूटीफुल, इससे पता चलता है कि वो काफ़ी सुंदर थी। ओके, सो नेक्स्ट, इनिशियल ईयर्स ऑफ ग्रैंड मदर लाइफ इन द विलेज, यानी कैसे लेखक का और दादी का जो जीवन था वो गांव में कैसे बीता उसके बारे में देखेंगे। इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ द ऑथर लिव्ड विथ हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज, यानी शुरू में जब उनके माता पिता यानी लेखक के माता पिता जो है जब वो शहर जाके सेटल हो जाते हैं तो उन दिनों वो अपनी दादी माँ के साथ रहते हैं और शुरुआती दिनों में वो गांव में ही रहा करते थे। शेयरिंग अ गुड फ्रेंडशिप, जिनकी मित्रता, दोनों की मित्रता बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी। हिज ग्रैंड मदर यूज टू वॉक हिम अप वेकअप हिम इन द मॉर्निंग, वो सुबह में उनको जगाया करती थी, एंड गेट हिम रेडी फॉर द स्कूल, और स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। सी वुड हैंड ओवर हिम द थिंग्स ही रिक्वायर्ड इन द स्कूल, स्कूल में जो लेखक को ज़रूरी सामान था, जैसे स्लेट हुआ है ना, जिसको खुद दादी माँ ने तैयार किया था, और जो बैग हुआ उसको वो दिया करती थी। आफ्टर हैविंग थिक स्टेल चपातीज, यानी वो लेखक को खाने के लिए चपाती देती थी, बासी चपाती देती थी, बटर जिसके ऊपर लगा करके और चीनी लगा करके नाश्ते के लिए। दे यूज टू लीव फॉर स्कूल, और उसके बाद वो स्कूल जाया करते थे, दोनों साथ में। दादी माँ हमेशा स्कूल जाया करती थी लेखक के साथ। द ऑथर्स ग्रैंड मदर ऑलवेज एकम्पैनिड हिम टू स्कूल, हमेशा साथ जाती थी। एज इट वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि बगल में ही क्या था, मंदिर था, दोनों स्कूल और मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सो इट वॉज हर हैबिट टू कैरी सेवरल स्टील चपाती, उनकी आदत थी कि वो बहुत सारी चपाती, जो बासी रोटियां थीं, वो गांव के कुत्तों के लिए लेकर जाती थी। विच दे यूज टू फीड वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द टेम्पल, जब वो टेम्पल से वापस आते थे तो वो उन कुत्तों को खिलाया करते थे। द ग्रैंड मदर यूज टू सिट इनसाइड द टेम्पल रीडिंग होली बुक्स, वो मंदिर में बैठ करके जो होली बुक्स जैसे शास्त्र वगैरह होते हैं उनको पढ़ा करती थी। एंड नरेटर लर्नड अल्फ़ाबेट एंड प्रेयर्स इन द स्कूल, जबकि जो लेखक हैं वो अपने स्कूल में अल्फ़ाबेट सीखा करते थे और स्कूल के प्रार्थना को सीखा करते थे। लेकिन इनके जीवन में क्या टर्निंग पॉइंट आता है स्टूडेंट, उस टर्निंग पॉइंट को देखेंगे। द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप केम व्हेन दे मूव टू सिटी टू स्टे विद देयर ऑथर्स पेरेंट, उनके जीवन में मोड़ तब आता है ना, दोनों की मित्रता में मोड़ तब आता है जब इनके माता पिता, लेखक के माता पिता, इनको अपने साथ रहने के लिए शहर बुला लेते हैं। तो दे शेयर द सेम रूम, भले ही वो एक ही कमरे में रहते थे। हिज ग्रैंड मदर नो लॉन्गर एकम्पैनिड हिम टू स्कूल, अब दादी माँ लेखक के साथ स्कूल नहीं जाया करती थी। सिंस द ऑथर स्टार्टेड गोइंग इन अ बस, वो मोटर बस में जाया करते थे, इसलिए दादी माँ अब साथ नहीं जाती थी, यानी गाँव का जो जीवन था वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया शहर में आके। एज ईयर्स रोल्ड, जैसे जैसे साल बीतते चले गए, दे शॉ लेस ईच अदर, अब वो एक दूसरे को बहुत कम ही देख पाते थे। मीन वाइल एज देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, क्योंकि अब वैसा था ना कि गली में कुत्ते भी नहीं हुआ करते थे, जो गांव में वो लोग देखते थे और उनको बासी रोटियां खिलाया करते थे। तो इसलिए दादी माँ क्या की स्टूडेंट, सी टुक टू फीडिंग द स्पैरोज, इसलिए वो गौरैया को क्या करने लगी, भोजन कराने लगी, यानी वो उनके लिए दाने देने लगी। सो अनलाइक द विलेज स्कूल, गांव के स्कूल की तरह, मतलब ऐसा नहीं था, अनलाइक नहीं था, अनलाइक का मतलब होता है गांव के स्कूल की तरह यहाँ का स्कूल नहीं था। द ऑथर वॉज नॉट टॉट अबाउट गॉड, यानी लेखक को ईश्वर के बारे में नहीं सिखाया जाता था, नहीं पढ़ाया जाता था। एंड स्क्रिप्चर्स विच ट्रबल्ड, यानी स्क्रिप्चर्स का अर्थ होता है शास्त्र का ज्ञान होना,
जैसे हिंदू शास्त्र जो होता है उसके अनुसार बच्चों को वेद वगैरह, पुराण वगैरह, महाभारत, रामायण, ये सब शास्त्र आते हैं, तो इनकी कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। विच ट्रबल्ड हिज ग्रैंड मदर, जिसके चलते दादी माँ को दुख होता था। सी डिड नॉट बिलीव इन वाट वॉज बींग टॉट इन हिज स्कूल, उनको विश्वास ही नहीं होता कि आखिर इन स्कूलों में पढ़ाई होती क्या है। जब शास्त्रों की पढ़ाई नहीं होती है, ईश्वर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, तो फिर पढ़ाई क्या होती है। एंड वॉज अनहैप्पी एज सी कुड नॉट हेल्प हिम बींग गिवन एट द स्कूल, मतलब कहने का मतलब है कि लेखक को जो लेसन्स मिलते थे उसमें अब वो मदद नहीं कर पाती थी जैसे वो गांव में किया करती थी। मोर एवर सी वॉज डिस्टर्ब्ड एट एन आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन्स, जेंटल फोक, हर डिसअप्रूवल वॉज कॉन्स्पिशियस इन हर साइलेंस, यानी जो उनको गाने सिखाए जाते थे, म्यूजिक सिखाए जाते थे, वो भी कोई फोक मतलब लोकगीत वगैरह नहीं सिखाए जाते थे, जिससे दादी माँ कुछ बोल तो नहीं पाती थी, मतलब साइलेंस ही उनका डिसअप्रूवल था, क्योंकि वो इससे प्रसन्न नहीं थी जिस तरह का एजुकेशन, द एजुकेशन इन व्हाट द स्कूल्स वर गिविंग, द ग्रैंड मदर वॉज कंप्लीटली अनहैप्पी फ्रॉम दैट। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पर है कि व्हेन द ऑथर स्टार्टेड गोइंग टू यूनिवर्सिटी, जब अब जैसे जैसे लेखक की पढ़ाई आगे बढ़ती गई, व्हेन द ऑथर स्टार्टेड गोइंग टू यूनिवर्सिटी ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन, अब वो अपने अलग कमरे में रहने लगे। इट रिजल्टेड हिम अ फर्दर गैप बिटवीन दैम, जिसके चलते अब दादी माँ और लेखक के बीच की जो दूरी थी वो और बढ़ गई। सी एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस, अब उन्होंने यानी दादी माँ ने अपने अकेलेपन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एंड रेयरली स्पोक टू एनीवन, शायद ही किसी से कुछ बोला करती थी। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, सी सैट स्पिनिंग द विल एंड रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, वो अपने मतलब कि स्पिनिंग व्हील पर बैठे रहती थी और प्रार्थना भुनभुनाते रहती थी, यानी उच्चारण करते रहती थी। सो द रिलैक्स्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम ओनली इन द आफ्टरनून, बस वो आफ्टरनून में, दोपहर के समय में थोड़ा सा रिलैक्स होती थी। टू फीड द स्पैरोज, और उस समय वो गौरैया को भोजन कराया करती थी। हु केम इन लार्ज नंबर, जो बड़ी संख्या में आया करते थे। द बॉन्ड एंड लेवल ऑफ कंफोर्ट दे शेयर्ड विथ हर एविडेंस इन द फैक्ट दे पर्च्ड इवन ऑन हर लेग्स एंड हेड, यानी कहने का मतलब है कि द बॉन्ड, जिस तरह का उन दोनों का संबंध था, कंफर्ट था, वो उस समय क्या किया करती थी, वो अपने पैरों के पास बैठ जाती थी, पैरों पर, और वो क्या करती थी, गौरैया वगैरह को दाना खिलाया करती थी। सी यूज टू बी एट हर हैप्पीएस्ट सेल्फ वाइल फीडिंग द स्पैरोज, गौरैया को खिलाते समय ही दादी माँ काफ़ी अपने आप को प्रसन्न महसूस किया करती थी। द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, अब आगे की पढ़ाई के लिए फॉर 5 years लेखक जो है वो डिसाइड करते हैं कहाँ जाने का, विदेश जाने का। सो ही वॉज श्योर दैट हिज ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट एट हिज डिपार्चर, उनको ये पूरा विश्वास था कि उनके जाने से दादी माँ जरूर अपसेट होंगी, दुखी होंगी। सो ऑन द कॉन्ट्रैरी सी केम टू रेलवे स्टेशन, लेकिन उसके बिल्कुल उलट दादी माँ उनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आई। टू सी हिम ऑफ बट डिड नॉट शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने कोई इमोशन, कोई भावना नहीं दिखाई। सी वॉज एब्जॉर्ब्ड हर प्रेयर्स टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजेरी, यानी वो अपनी प्रार्थना करने में ही व्यस्त थी। और अंतिम, यानी दिस वॉज द लास्ट टाइम स्टूडेंट्स इन बुक इट हैज़ बीन रिटन, जब दादी माँ ने उनको किस किया, यानी उनके माथे को चुमा, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट लास्ट था। She silently kissed the author's forehead, which was author considered to be the last sign of physical contact. Okay, so ऑन हिज रिटर्न आफ्टर 5 years, 5 सालों के बाद लौटने के बाद, द ऑथर डिड नॉट फाइंड एनी चेंज इन ग्रैंड मदर, लेखक को ऐसा लगा कि दादी माँ एक दिन के लिए भी बूढ़ी नहीं हुई हैं, जैसे देख कर गए थे वैसे ही देखा। जबकि जाने से पहले लेखक के मन में कहीं ना कहीं ये शंका थी कि क्या पता मेरे आने के बाद दादी माँ रहे भी या न रहें, जिस तरह का उनका कंडीशन था। सी वॉज एज ओल्ड एज एवर, जैसे पहले थी वैसे ही अब भी थी। एंड रिमेन्ड एब्जॉर्ब्ड इन हर प्रेयर्स, फिर से वही प्रार्थना में गुम थी। इवन द डे द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर हर वॉज फीडिंग द स्पैरो, और आज भी उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा खुशनुमा पल हुआ करता था जब वो गौरैया को दाना चुनने के लिए दिया करती थी। सो इन द इवनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर सी डिड नॉट प्रे,
यानी पहली बार जीवन में दादी माँ ने उस शाम प्रार्थना नहीं किया। सी कलेक्टेड सेवरल लेडीज, वो बहुत सारी औरतों को इकट्ठा की, ऑफ द नेबरहुड एंड सैंग सॉन्ग रिलेटेड टू द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर। यानी लेखक के घर आने की खुशी में उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, पुराना सा एक ढोलक वगैरह लिया और लेखक के आने की खुशी में वो क्या करने लगी, वो गाना गाने लगी। सबने परस्यूटेड टू स्टॉप सिंगिंग इन ऑर्डर, उनको रोका कि इतना मतलब कि आप मेहनत मत करिए, ओवर स्टर्निंग, लेकिन वो नहीं मानी। हाउ एवर द नेक्स्ट डे सी वॉज टेकन इल, अगले दिन वो क्या हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं। और वो घड़ी भी आ जाती है जब दादी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं। तो डायग्नोज्ड विथ अ माइल्ड फीवर, मतलब जब जांच हुआ तो पता चला कि इनको बस थोड़ा बहुत बुखार है बाय द डॉक्टर। एंड ग्रैंड मदर न्यू दैट हर एंड वॉज नियर, लेकिन दादी माँ को मालूम था कि अब उनका अंत निकट आ चुका है। सी डिसाइडेड टू स्पेंड द लास्ट फ्यू आवर्स ऑफ हर लाइफ रिसाइटिंग प्रेयर्स, उन्होंने अपने जीवन का अंतिम क्षण प्रार्थना में बिताया। एंड फेलिंग हर बीट्स एंड सून हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड सी डेड, और उनके होठ हिलने बंद हो गए और वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। द फैमिली वेंट टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द ग्रैंड मदर्स फ्यूनरल, यानी दादी माँ के अंतिम संस्कार के लिए परिवार में अरेंजमेंट होने लगे। एज दे केम विथ अ स्ट्रेचर दे स्टॉप्ड माई मिड वे टू फाइंड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज स्कैटर्ड अराउंड हर डेड बॉडी, जब स्ट्रेचर से उनको लाया जा रहा था तो देखकर आश्चर्य हुआ कि आधे रास्ते में ही हजारों गौरैया जो थे उनके डेड बॉडी पर आकर बैठ गए। ये एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि थी गौरैया के द्वारा जो दादी माँ के लिए था। द स्पैरोज mourned the death of grandmother in after silence. They ignored the breadcrumbs थ्रोन एट देम बाय द ऑथर्स मदर, लेखक की माँ के द्वारा उन गौरैयों को खिलाने के लिए जो ब्रेड के टुकड़े दिए जाते थे, गौरैयों ने उसको छुआ भी नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात थी। एंड क्रम्स वर स्वेप्ट अवे बाय द स्वीपर नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी वो नहीं खाती थी और स्वीपर जो था अगले दिन उसको फिर बाहर के लेके जाता था। तो इस तरह से दादी माँ के जीवन के बारे में लेखक ने बड़े ही अच्छे ढंग से अपने पेन के द्वारा लिखने का प्रयास किया है, जिसे मैंने आप लोगों को भी बताया। अब कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी हैं, आप देख सकते हैं। डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर इन योर वर्ड्स, अपने शब्दों में दादी माँ का वर्णन करें। सो हाउ वर द नरेटर एंड द ग्रैंड मदर गुड फ्रेंड्स इन द विलेज, गाँव में वो कैसे एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। एंड व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट क्या था। एंड वाई वाज द ऑथर्स ग्रैंड मदर अनहैप्पी विद द सिटी एजुकेशन, शहर में जो एजुकेशन दिया जा रहा था, जैसे आपने देखा ना कि शहर में जो एजुकेशन था उसके म्यूजिक से भी वो खुश नहीं थे। अबाउट द गॉड इट वॉज नॉट टॉट एंड ऑल्सो अबाउट द स्पिरिचुअल्स, जो शास्त्र होते हैं उनकी शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसे आप जरूर देख लेंगे, है ना। एंड नेक्स्ट दैट इज वाई डिड ग्रैंड मदर हेट म्यूजिक, दादी माँ संगीत को क्यों हेट करती थी, क्यों नफरत करती थी। ड्रॉ अ कंपेरिजन बिटवीन विलेज स्कूल एजुकेशन एंड सिटी स्कूल एजुकेशन, यानी गांव की शिक्षा में और शहर की शिक्षा में क्या अंतर था उसके बारे में। एंड व्हाट यूज्ड टू बी हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, दादी माँ के लिए दिन का सबसे खुशनुमा पल कौन होता था जब वो गौरैयों को दाना खिलाया करती थी। And what was the last sign of physical contact between the author and the grandmother? Okay, students. And there are also some questions that you have to see there. How did the grandmother celebrate the homecoming of her grandson? जिसके बाद वो बीमार भी पड़ती हैं और उनका अंत भी होता है. So all these questions you have to do. Okay. So I hope that it was informative and I have made you to understand this chapter very well. Thank you very much. If you like it, please share, subscribe my channel so that you can get the new videos also. Thank you very much, students.